Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 3rd. New topic name is atom. तो आज हम बेटा एटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में एटम हमारा होता क्या है। ठीक है, कल भी मैंने आपको कुछ बता दिया था कि एटम क्या होता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में हमारे पास एटम क्या है, इसका साइज़ क्या होता है, ठीक है, इसका शेप कैसे हो सकता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एटम है क्या। तो कल भी मैंने आपको बता दिया था कि एटम क्या है, हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को अगर आपस में मिला दिया जाए तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं बेटा? एलिमेंट की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में, मिक्सचर की फॉर्म में, काफ़ी सारे मैटर या सब्सटेंस की फॉर्म में। तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे जो मैटर हैं, सब्सटेंस हैं, ठीक है, वो मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बने हैं। जैसे मान लो पेपर है हमारे पास, ठीक है, एक शीट ऑफ पेपर है, तो उसके अंदर कितने सारे एलिमेंट एटम हो सकते हैं? तो मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर हमारे पास जो एक शीट का पेपर होता है वो बना है। ठीक है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ जो एक शीट का पेपर है हमारे पास, उसके अंदर कितने एटम हैं हमारे पास बेटा? मिलियंस ऑफ एटम हैं। तो हमारे पास टोटल वर्ल्ड के अंदर कितने सारे एटम हो सकते हैं? ठीक है, तो इतना छोटा होता है हमारे पास एटम। ठीक है, तो हमारे पास जो एटम है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है बेटा? छोटा होता है। ठीक है, इसका साइज़ ही बहुत ही ज़्यादा क्या होता है बेटा? लो क्वालिटी का होता है, इसलिए हमें ये नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो एटम हमें दिखाई नहीं देता, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करते हैं कि जो एटम है उसको अगर मैं कंपैरिजन करूं किसके साथ, मान लो कि हमारे पास जैसे एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे पास किसकी ज़रूरत होती है? ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ईंटों की ज़रूरत। ईंटें काफ़ी सारी लगाते हैं, फिर हमारे पास क्या होती है? बिल्डिंग तैयार होती है पूरी की पूरी। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे जो मैटर हैं, सब्सटेंस हैं, उनको बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है बेटा? एटम की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, वैसे ही काफ़ी सारे एटम से मिलकर मैटर, सब्सटेंस, ये चीज़ें बनती हैं। ओके, उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास जो एटम है एक्चुअल में उसका जो साइज़ है वो कितना कितना हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। आपको पता है हाइड्रोजन एटम होता है जिसका फर्स्ट नंबर होता है। तो हाइड्रोजन एटम का जो हमारे पास साइज़ है वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। देखो कितना कम है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वाटर का, उसका जो हमारे पास साइज़ है वो कितना है? 10⁻⁹ मीटर। ग्रेन ऑफ सैंड, सैंड के जो पार्टिकल हैं उनका साइज़ कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वाटरमेलन की। तो वाटरमेलन का जो हमारे पास पार्टिकल है उसका साइज कितना होता है? 10⁻⁻1 मीटर। तो हमारे पास डिफरेंट अगर हमारे पास क्या होंगे? एलिमेंट होंगे या डिफरेंट सब्सटेंस होंगे, तो उनके अंदर उनके एटम भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, और उनका साइज भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। हाइड्रोजन का अलग साइज है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का अलग है, ग्रेन ऑफ सैंड का अलग है, वाटरमेलन का क्या है हमारे पास? अलग है। ठीक है, तो इनको हम किस में करते हैं बेटा? डिनोट नैनोमीटर के अंदर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें नैनोमीटर के अंदर आ रही हैं, और आपको पता होना चाहिए हमारे पास 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ नैनोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, याद रख लेना, 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ नैनोमीटर के अंदर होता है। और इनकी जो वैल्यू, जो एटम के साइज जो आता है उसको नैनोमीटर के अंदर ही हम क्या करते हैं बेटा? डिनोट करते हैं। अगर उसको मीटर में डिनोट करेंगे तो क्या आएगी? ऐसे वैल्यू आएगी उसकी। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे बेटा कुछ हम सिंबल की बात करेंगे, सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास जो एलिमेंट हैं, ठीक है, तो उनके अंदर उनके सिंबल कैसे होंगे उसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बेटा कि जो सिंबल का यूज़ करना अच्छे से किसने बताया था हमें? बेटा डाल्टन ने बताया था। ठीक है, कि हमारे पास जो हाइड्रोजन का है उसका सिंबल क्या होगा, ठीक है, काफ़ी सारे एलिमेंट हैं उनका सिंबल क्या होगा, उसको अच्छे वे में किसने बताया था बेटा? डाल्टन ने। तो देखो जैसे हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा? इस तरह से होगा, याद रख लेना है। फॉस्फोरस का सिंबल इस तरह से होगा, कॉपर का सिंबल इस तरह से होगा, गोल्ड का सिंबल इस तरह से होगा, कार्बन का सिंबल इस तरह से होगा, सल्फर का सिंबल ऐसे होगा, लेड का सिंबल L होगा, प्लेटिना का सिंबल P होगा, ऑक्सीजन ऐसे होगा, आयरन ऐसे होगा, सिल्वर ऐसे होगा, और मरकरी का
सिंबल क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये बताया था बेटा किसने, सबसे पहले डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने बताया था कि सिंबल को ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सभी के सिंबल हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये आता है कि जो कुछ एलिमेंट है हमारे पास, उनके सिंबल कहाँ कहाँ से लिए गए थे। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर का सिंबल जहाँ से वो हमें मिला था, कॉपर जैसे साइप्रस से मिला था कॉपर, तो उसी के नाम पे हमने उसका नाम क्या रख दिया बेटा, कॉपर रख दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, गोल्ड है। ठीक है, तो गोल्ड का जो हमारे पास है वो कलर की वजह से, मतलब किसी चीज़ का जो कलर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या रख दिया बेटा, गोल्ड का सिंबल रख दिया। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट हैं, उनका जो नाम है वो कहाँ से उठाया गया है, जहाँ से वो फाउंड हुए हैं और जिस तरह का उनका क्या था बेटा, कलर था। ठीक है, जिस तरह का एलिमेंट का कलर था उस तरह का उनका क्या रख दिया बेटा, नाम रख दिया। ठीक है, जैसे प्लेस है तो साइप्रस से उठाया तो कॉपर लिख दिया, और जो हमारे पास क्या था, गोल्ड था। ठीक है, वो जिस कलर का था उसका उसी कलर में क्या दे दिया बेटा, नाम दे दिया। ओके, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास होता कैसे है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल में सिंबल हैं वो कहाँ से लिए गए थे और कैसे लिए गए थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि सिंबल हमारे पास क्या थे और कहाँ से लिए गए थे। हम डाल्टन के सिंबल के बारे में देख चुके हैं कि डाल्टन ने कैसे सिंबल लिए थे। अब देखेंगे कि हमारे पास जो एक्चुअल में जो सिंबल आते हैं, आजकल जो सिंबल चलते हैं, वो किसने दिए थे। जैसे बेरजिलियस। ठीक है, तो बेरजिलियस एक साइंटिस्ट है हमारे पास बेटा, जिसने कहा था कि हमारे पास जो सिंबल होंगे किसी भी एलिमेंट के, वो किस टाइप से होने चाहिए, वो हम बताते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो बेरजिलियस ने क्या कहा था, सुनो ध्यान से, हमारे पास जो सिंबल होगा किसी भी एलिमेंट का वो कैसे होना चाहिए, उस एलिमेंट का जो नाम होता है उसका या तो फर्स्ट लेटर या उसके फर्स्ट 2 लेटर। ठीक है, फर्स्ट लेटर उठाओ या फर्स्ट 2 लेटर उठाओ उस एलिमेंट के, उसके बेस पे उसका क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये नेम है हाइड्रोजन, एलिमेंट का नेम क्या है, हाइड्रोजन है, और इसका फर्स्ट सिंबल क्या है, H है। फर्स्ट सिंबल क्या है, H। ओके, यहाँ हम देखो आगे क्या है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का नाम A नहीं रखा, Al रखा है। तो क्यों रखा है, मैंने क्या कहा था अभी, या तो फर्स्ट 1 लेटर उठाना है या फर्स्ट 2 लेटर भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम में क्या किया, फर्स्ट 2 लेटर उठा लिए, Al। समझ में आया। सिर्फ देखो आगे कोबाल्ट, कोबाल्ट के अंदर फर्स्ट 2 लेटर उठा रखे हैं, CO, तो इसका नाम क्या आ गया, सिंबल क्या आ गया, CO। ठीक है, अब एक और चीज़ थी, एक इसके अंदर एक रूल था, रूल सुन लो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये क्या है। रूल क्या था कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। ओके, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए सिंबल के अंदर। तो हाइड्रोजन है, एक ही है, कैपिटल होगा। एल्युमिनियम के अंदर देखो Al, A कैपिटल होगा लेकिन L क्या होगा, स्मॉल होगा। ऐसे नहीं लिखेंगे इसको Al, ये क्या होगा, गलत है। Al ऐसे नहीं लिखेंगे, दोनों कैपिटल नहीं लिख सकते, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए, तो ये गलत है, ये सही है। कोबाल्ट के अंदर देखो CO कैपिटल, C है, स्मॉल O है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो हमारे पास फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। तो ये एक तो ये रूल बताया था। ठीक है, दूसरा रूल क्या था, सुनो ध्यान से, मैंने आपको बता दिया था कि एलिमेंट के जो नाम दिए थे वो किसके प्लेस पे दिए थे। जैसे कॉपर था तो कॉपर का नाम कैसे दिया था बेटा, किसके बेस पे दिया था, कि जहाँ से वो फाउंड हुआ था। जैसे साइप्रस से फाउंड हुआ था तो कॉपर का नाम उसी के बेस पे दे दिया गया था। ठीक है, और जैसे हमारे पास गोल्ड का नाम, एलिमेंट का जो कलर था उसके बेस पे गोल्ड का नाम दिया गया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सिंबल। और देखो कि और सिंबल हमारे पास अदर एलिमेंट के कैसे अपीयरिंग हो गए, जैसे अपीयरिंग इन दी लेटर इन दी नेम। ठीक है, देखो अब ये जो क्लोरीन एटम है और ये जो जिंक एटम है, इसका सिंबल कैसे दिया था, सुनो ध्यान से। अब क्लोरीन का दोनों रूल फॉलो नहीं होते, क्लोरीन के अंदर क्या आ रहा है, C और L, देखो यहाँ पे C और L, और जिंक के अंदर देखो Z और N आ रहा है, मतलब C तो आ रहा है लेकिन H नहीं आ रहा, C आ रहा है H नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे
यहाँ पे Z तो आ रहा है लेकिन I नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो यहाँ पे क्या किया बेटा, जो अपीयरिंग हमें दिखाई देती है उसको चूज किया। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर हम बोलेंगे तो क्या आपको सुनाई देता है? H सुनाई देता है क्या उसके अंदर? कैलोरीन, उसके अंदर H आता है क्या? नहीं आता। तो उसी के बेस पे सिंबल डिनोट किया गया। तो क्लोरीन L उठाया गया, Cl। जिंक ला लो, जिंक क्या आता है? Z के बाद N आता है, तो I तो नहीं बोला जाता, ठीक है, अपीयरिंग नहीं होता, तो I को छोड़ दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया? N लगा दिया, तो Zn और इसका आ गया Cl। तो इसका मीनिंग कुछ जो सिंबल लिए गए एलिमेंट के वो अपीयरिंग के बेस पे लिए गए। अब समझ में आ गया, ठीक है, कुछ एलिमेंट के सिंबल। और देखो आगे कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके जो सिंबल थे उनकी जो लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग लिए गए। जैसे लैंग्वेज क्या थी? लैटिन और ग्रीक, ये आपको पता है जर्मन की या उस साइड की लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो लैटिन और ग्रीक की जो लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग उसके सिंबल लिए गए। जैसे हम बोलते तो आयरन है, हम बोलते क्या है बेटा? आयरन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है सिंबल? Fe। अब ये Fe आया कहाँ से? इसमें से तो कोई तो लेटर मिलता ही नहीं है, इससे कोई लेटर मिलता है क्या? इससे इसका कोई लेटर मिलता है क्या नाम से? नहीं मिलता। तो आयरन क्या है? एलिमेंट का नाम है, लेकिन इसका जो सिंबल है वो तो मिल ही नहीं रहा। तो कुछ जो सिंबल थे उनका जो नाम था ग्रीक लैंग्वेज के अंदर या लैटिन लैंग्वेज के अंदर जो नाम था उसी के बेस पे लिया गया, ठीक है। तो आयरन का नाम जो था ग्रीक लैंग्वेज के अंदर वो क्या था? फेरम था, ठीक है। तो फेरम का Fe उठा लिया, सिंबल आ गया। सोडियम जो था हमारे पास, सोडियम जो था हमारे पास उसका ग्रीक में नेम क्या था बेटा? नेट्रियम था, तो उसका आगे वाला Na उठा लिया। समझ में आ गया? देखो थर्ड हमारे पास क्या है? पोटाशियम है, तो यहाँ पे पोटाशियम है, इसका सिंबल क्या है? K है। और कहाँ से उठाया है? अब आपको पता लग गया होगा कि कहाँ से उठाया है। जो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उसका नाम था, ठीक है, उस एलिमेंट का, पोटाशियम का नाम क्या था ग्रीक लैंग्वेज के अंदर? कैलियम, तो वहाँ से K उठा लिया। तो आपको यहाँ पे पता लग गए कि हमारे पास जो कुछ सिंबल हैं, ठीक है, कुछ सिंबल हैं जो एलिमेंट के उसके नेम के बेस पे भी हैं, कुछ उसके अपीयरिंग के बेस पे भी हैं, कुछ उसके प्लेस के बेस पे भी हैं, ठीक है, जहाँ से वो फाउंड हुए थे। और कुछ जो सिंबल लिए गए हैं उसकी खुद की लैंग्वेज में जो उसका नाम था उसके बेस पे लिए गए थे, ठीक है। अब देखो जैसे आपको, अब देखो, अब ये पता लग जाएगा, ये मैंने कुछ टेबल के अंदर जो दे रखी हैं नाम उसको दिखाया गया यहाँ पे। एल्युमिनियम Al, आर्गन, आर्गन का Ar उठा रखा है, एल्युमिनियम का Al, बेरियम का Ba, ब्रोन का सिर्फ B उठा रखा है। फर्स्ट लेटर उठा सकते हैं या दो लेटर इकट्ठे उठा सकते हैं, ठीक है। ब्रोमीन का Br पता लग गया होगा, कार्बन का C, क्लोरीन का क्या लिखा है? Cl, H नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? मैंने अभी बताया था आपको वहाँ पे किस लिए नहीं लिखा, जो अपीयरिंग हो रहा है कैलोरीन, तो Cl। कोबाल्ट का CO उठा रखा है। तो ऐसे हमारे पास क्या होगा बेटा, जो नेम है एलिमेंट के उनके जो सिंबल हैं हमने ऐसे डिनोट किए हैं। तो जितने भी जो हमारे पास सिंबल दे रखे हैं आपकी टेबल के अंदर, बुक के अंदर जो टेबल है उसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा हमारे पास क्या है बेटा? एटॉमिक मास, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास? नाम से पता लग रहा है कि जो हमारा एटम होता है, जो हमारा एटम होता है उसका कितना मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मेरा कितना मास होगा? जैसे 50-60 kg या कुछ भी समथिंग है, ठीक है, इतना मास होगा मेरा। वैसे ही एटम का कुछ ना कुछ मास होगा, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक मास। अब ये जो एटॉमिक मास है इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये जो एटॉमिक मास है इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे? हमें तो पता ही नहीं है कि जो एटम होते हैं वो तो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, वो कितने साइज़ के होते हैं ये हमें अभी पता लगा है, इतना कम साइज़ होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो हम उसके जो मास है, उसका जो मास है वो हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका जो मास है हम किलोग्राम के अंदर मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसका मास किस टाइम से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास है हमारे पास, एक सिंगल हमारे पास जो एटम है, मान लो कोई सिंगल एटम है, ठीक है, सिंगल एटम है, उसका क्या निकालना है? हमने एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। तो सिंगल एटम का एटॉमिक मास हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
उसे हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है। तो उसका भार हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका मास कितना होगा, ठीक है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा, सुनो ध्यान से। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि हाइड्रोजन जो एटम होता है उसका मास जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो मास है समथिंग इतना होता है, ओके। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने दे दिया, लेकिन हाइड्रोजन एटम का मास तो ये है, मान लो कि, ठीक है। सबसे पहला जो एटम है मान लो कि हाइड्रोजन है, ठीक है। तो उसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया कि हाइड्रोजन एटम की हेल्प से ही हम ऑक्सीजन हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, जितने भी अदर एलिमेंट हैं उनका मास हम निकाल लेंगे, ठीक है। कि हाइड्रोजन को मान लिया हमने स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम अदर जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनका मास निकाल लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन की वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन के अंदर है। तो अगर मान लो कि हाइड्रोजन की हेल्प से हम किसी अदर एलिमेंट का मास निकालते हैं तो उसकी भी वैल्यू किस में आएगी बेटा, फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। उसकी वैल्यू किस में आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। जैसे 1.03 है, अगर मान लो ऑक्सीजन का मास निकालते तो ऑक्सीजन का मास भी कितना निकलता है, ऐसे समथिंग कुछ निकलता, 32 जो भी समथिंग, ठीक है। तो सभी की वैल्यू क्या आती, फ्रैक्शन में आती, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम को अगर स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं हम, ठीक है, तो एक बेस मानते हैं कि इसकी हेल्प से अगर हम अदर एलिमेंट का मास निकालें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन एटम है सभी की वैल्यू किस में दे देगा बेटा, फ्रैक्शन में दे देगा। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ऑक्सीजन एटम की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन एटम है उसको क्या मान लेते हैं हम बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं। ऑक्सीजन जो एटम है उसको स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, मास निकालेंगे अदर एटम का, ठीक है, अदर सिंगल एटम का, कोई भी हो, जैसे कोई भी एलिमेंट हो, जितने भी आपको मैंने अभी तक करवा दिए हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, ठीक है, आयरन, जो भी हैं उनका मास निकालेंगे। लेकिन ऑक्सीजन एटम के अंदर एक ही दिक्कत थी हमारे पास, ऑक्सीजन एटम काफ़ी जो एलिमेंट है उनके साथ रिएक्ट करता है और कंपाउंड की फॉर्म में बनाता है। तो ऑक्सीजन एटम काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है और वो जो कंपाउंड की वैल्यू आती है वो हमेशा क्या आएगी बेटा, फ्रैक्शन के अंदर आती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम को स्टैंडर्ड यूनिट माना हमने और इसको स्टैंडर्ड यूनिट लेके हमने क्या निकाला बेटा, एटॉमिक मास निकालना चाहा, लेकिन हम नहीं निकाल सकते। इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो ऑक्सीजन एटम है काफ़ी सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। जब वो कंपाउंड बनाएगा तो उस कंपाउंड की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, फ्रैक्शन के अंदर आएगी। कैसे, सुनो ध्यान से। मान लो कि हमारे पास क्या है, जैसे C और O है, ठीक है, तो साथ में मिलके क्या बनाया, CO बनाया, ये बनाया इन्होंने, ठीक है। अब आपको पता है, मान लो कि हमारे पास जो C है, मान लो कि C मैंने ले लिया कितना, 3 ग्राम, और ये ले लिया, ठीक है। C हमारे पास मान लो कि ये है, C की वैल्यू कुछ है, मान लो ये इसकी वैल्यू इतनी है, 3 ग्राम सपोज कर ली, और इसकी वैल्यू क्या है, 4 ग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, 4/3 रेशो में आएगा। क्या आएगा, 4/3 रेशो में आएगा। और जब इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, मतलब पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी। तो इसका मीनिंग अगर ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं तो उसकी वजह से भी हम एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हम एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे, इसके पीछे क्या रीज़न था कि हमने हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड यूनिट माना, फिर भी उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आई और हम एटॉमिक मास नहीं निकाल पाए। फिर हमने ऑक्सीजन को क्या माना, स्टैंडर्ड यूनिट माना, उसकी हेल्प से हमने क्या निकालना चाहा, एटॉमिक मास निकालना चाहा सिंगल एटम का, वो भी नहीं निकल पाया। तो हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट ने किया वो क्या किया कि हमारे पास क्या लिया बेटा, कार्बन एटम लिया, ठीक है। जो कार्बन एटम है मेनली एग्जिस्ट होता है हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर, काफ़ी सारी फॉर्म के अंदर। आपको पता है हमारे पास हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कार्बन एटम को चूज़ किया। अब कार्बन एटम को जब चूज़ किया तो कार्बन एटम के अंदर एक हमारे पास आइसोटोप आता है कार्बन 12, ठीक है। उस कार्बन 12 को क्या माना, स्टैंडर्ड यूनिट माना, ठीक है। उस कार्बन 12 को क्या माना, स्टैंडर्ड
यूनिट माना और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, एटॉमिक मास मेजरमेंट किया। अब ये एटॉमिक मास मेजरमेंट कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से। अब इसके पीछे रीज़न क्या था, मान लो कि फॉर एग्जांपल ले लो कि मेरे पास क्या है, मान लो कि मेरे पास क्या है, एक बॉल है A और एक बॉल है B, ठीक है। सपोज कर लो एक बॉल है A, एक बॉल है B, ठीक है। अब जो A बॉल है इसका मेरे को मास पता है, ठीक है, इसका मेरे को मास पता है कि इसका मास कितना है, लेकिन जो बॉल B है उसका मास मेरे को नहीं पता कि इसका मास कितना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो A बॉल है हमारे पास इसका मेरे को मास मेजरमेंट करना है, ठीक है। किसकी हेल्प से, जो हमारे पास क्या होता है, बैलेंस होता है, बैलेंस सिस्टम होता है, तो बैलेंस की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट का मास मेरे को मेजरमेंट करना है। इसका मेरे को पता है लेकिन इसका मेरे को पता नहीं है, इसका मैं जानता नहीं हूँ, इसका जानता हूँ, ओके। तो इसका मास मेजरमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके क्या कर दूँगा, काफ़ी सारे पीस कर दूँगा। जैसे मान लो कि इसका मास मेरे को, मान लो कि ये 12 kg का है, ये जो ऑब्जेक्ट है 12 kg का है और इस ऑब्जेक्ट का वेट मेरे को पता नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट के 12 पीस कर दिए, इस ऑब्जेक्ट के क्या कर दिए बेटा, 12 पीस कर दिए, ठीक है, कर दिए 12 पीस इस ऑब्जेक्ट के। अब जब मैं उसमें से एक पीस उठाऊंगा, उस एक पीस को उठा के जब मैं बैलेंस के ऊपर लगाऊंगा उस पीस को, इसके एक पीस को, और वो जो एक पीस होगा जब इसके साथ मेजरमेंट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो, ये जैसे मेरे को जो A ऑब्जेक्ट था उसका वेट पता है कितना है, 12 kg है, B ऑब्जेक्ट का वेट नहीं पता वो कितना है, तो मैंने क्या किया बेटा, उसको पीसीस के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसका सबसे छोटा पीस उठाया और उसको बैलेंस के ऊपर रखा। जब मैंने उसका छोटा पीस उठाया, बैलेंस के ऊपर रखा, ये A पार्ट है, ये B है, जब मैंने बैलेंस के ऊपर रखा तो वो बैलेंस हो गया, वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसका मीनिंग हमारे पास इसका वेट क्या होगा, इसका 12 kg था तो 12 पार्ट किए तो इसका वेट कितना है, 1 kg है, तो इसका वेट भी कितना होगा बेटा, 1 kg होगा, ठीक है। तो इसका A का वेट जो है हमारे पास वो कितना था, 12 kg था, ठीक है। B का वेट कितना है हमारे पास, 1 kg है। तो इसका मीनिंग आप क्या कह सकते हो कि जो हमारे पास मास है किसका, B का, वो 1/12 मास है किसका, A का। कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, क्योंकि 12 kg मास तो इसका था और उसमें से सिर्फ एक पीस उठा के उसके बराबर इसका मास आता है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो मास है हमारे पास B का वो 1/12 मास है किसके, A के बराबर। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, वेट मेजरमेंट कर लिया किसका, इस ऑब्जेक्ट का, इसके बेस पे। ऐसे ही हमने कहां पे किया बेटा, एटॉमिक मास मेजरमेंट किया। ऐसे ही हमने क्या किया बेटा, एटॉमिक मास मेजरमेंट किया किसका, सभी सिंगल एटम का, ठीक है। तो सिंगल एटम हमने क्या लिया, कार्बन 12 लिया। अब ये जो कार्बन 12 होता है इसका मीनिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से। कार्बन की काफ़ी सारी डिफरेंट फॉर्म होती है, कार्बन हमें डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे सराउंडिंग एरिया के अंदर। उसमें से एक हमारे पास क्या होता है, कार्बन 12 होता है। याद रख लेना इसका नाम कार्बन 12 ही है, ठीक है। तो कार्बन का एक नाम क्या है, ये क्या है, कार्बन 12 है, याद रख लेना, ठीक है। कार्बन 12 ये एक आइसोटोप होता है, ठीक है। अब आइसोटोप क्या होता है इसके बारे में हम 10th क्लास में आपको बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो कार्बन जो 12 है हमारे पास, ठीक है, आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब कार्बन 12 को हमने क्या माना, एक स्टैंडर्ड यूनिट माना। क्या माना बेटा, एक स्टैंडर्ड यूनिट माना। और इस स्टैंडर्ड यूनिट के बेस पे हमने क्या किया, एटॉमिक मास मेजरमेंट किया हर एक सिंगल एटम का। कैसे, मान लो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो A था हमारे पास, A था, A की वजह से हमने किसका मास मेजरमेंट किया था, B का किया था। उसके कितने पीस कर लिए थे, 12 पीस हमने कर लिए थे। तो हम क्या कह सकते हैं, कार्बन जो 12 है, कार्बन जो 12 है, तो कार्बन 12 के भी कितने पीस कर लूँगा मैं,
कितने पीस कर लिए, कार्बन 12 के भी मैंने कितने पीस कर लिए, 12 पीस कर लिए। ठीक है, तो कार्बन का जो एक पीस उठाऊंगा, कार्बन का जो एक पीस उठाऊंगा वो क्या होगा हमारे पास बेटा, 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो 1 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, मतलब हमारे पास एटॉमिक मास को मेजरमेंट करने वाला यूनिट क्या होगा, 1 AMU। और ये 1 जो AMU होता है इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, सुनो, 1 AMU मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट हमने मेजरमेंट करने हैं तो उसका मीनिंग होता है 1 AMU। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास को जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो किस में करते हैं, AMU के अंदर करते हैं, जिसका नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, कार्बन जो एटम है उसके हमने क्या कर दिए, 12 पीस कर दिए, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था। ठीक है, तो 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बाद में जो हमारे पास जो नए साइंटिस्ट थे उन्होंने AMU को चेंज कर दिया था किसके अंदर, 1U के अंदर। ठीक है, AMU का नाम चेंज कर दिया था और AMU का नाम रख दिया था 1U, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है बेटा, यूनिफाइड यूनिट। और 1U जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट होता है। ओके, अब देखो काफ़ी सारे हमारे पास टेबल के अंदर हैं, इसी की वजह से हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे जो एलिमेंट हैं, काफ़ी सारे जो एटम हैं उनका मास हम मेजरमेंट करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, उसका मास 1U। ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका मास कितना होता है, U क्यों लगाया, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना आएगा, U। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, कार्बन अकेला, जो कार्बन का, कार्बन 12 था वो, ये कार्बन अकेले का मास कितना आएगा, 12U। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, सभी जितने भी हमारे पास क्या है सिंगल एटम है उनका मास मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बता दिया, दोबारा से फिर देख लो। एटॉमिक मास यूनिट जो है हमने मेजरमेंट किया था, पहले तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम का सहारा लेके, ठीक है, उसको बेस मान के, ठीक है, उसको बेस माना कि हम उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, अदर एलिमेंट का यूनिट निकालेंगे, अदर एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालेंगे, लेकिन नहीं निकाल पाए क्योंकि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती थी। फिर ऑक्सीजन एटम को लिया, ऑक्सीजन एटम काफ़ी सारे एलिमेंट से रिएक्ट करता है और कंपाउंड बनाता है, और उस कंपाउंड की वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा, फ्रैक्शन के अंदर आती है, और हमें वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर नहीं लेनी थी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिया बेटा, कार्बन 12 लिया। ठीक है, तो कार्बन जो 12 था हमारे पास क्या है, कार्बन जो एटम है उसका एक आइसोटोप है जिसका नाम क्या है, कार्बन 12। उसकी हेल्प से हमने क्या निकाला बेटा, एटॉमिक मास निकाला। उसमें क्या किया हमने, कार्बन जो 12 था उसके 12 पीस कर दिए, और जो उसका एक पीस होता है, उसका जो एक पीस होता है वो किसके बराबर होता है, 1 AMU के बराबर होता है। ठीक है, और 1 AMU क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मतलब 1/12 पार्ट होगा कार्बन 12 एटम का, वो क्या होगा हमारे पास बेटा, 1 एटॉमिक यूनिट होगा। ठीक है, और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, क्या रख दिया बेटा, 1 AMU की जगह रख दिया 1U, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट। तो इन यूनिफाइड यूनिट की बेस पे हमने अदर जो सिंगल एटम थे उनके क्या निकाल दिए बेटा, एटॉमिक मास निकाल दिया। जैसे हाइड्रोजन का 1U ही लगाना है पीछे, 1U, तो 1U। ऑक्सीजन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 पीछे क्या लगा दिया, U। कार्बन का क्या होता है, 12 होता है, तो पीछे क्या लगा दिया, U। तो सबके पीछे क्या लग जाएगा, UU लग जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, एटॉमिक मास मेजरमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।